जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान गुरिया के डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में चल रहा है वो है भाषाई विवाद। तो भाषा के जो लैंग्वेज है उसके अराउंड बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो तमिलनाडु और कन्नड़ भाषी प्रदेश के बारे में, दूसरा ये जो मराठी भाषा सीखो बोल रहे हैं, मराठी और हिंदी के बीच में हो रहा है। तो ये भाषाई जो विवाद है या फिर इशू है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही सेंसिटिव है। और अगर आपको इंडिया में जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, और जिसमें भाषा के आधार पे एक दूसरे को लड़ाया भी जाता है। भाषा एक ऐसा टूल है जिससे आप जुड़ भी सकते हो और उसी का यूज करके कोई उसे तोड़ भी सकता है। तो एक तरह से टूल है। और इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे कि 4-5 इम्पोर्टेंट टूल के रूप में यूज किया जाता है। एक भाषा है, दूसरा है आपका जाति है, नस्ल है, स्थानीयता है, धर्म है। तो इस तरह से ये इशू बने रहता है। तो आज हम लोग भाषा के आधारित जो बेसिक जीके है और जो संविधान में संविधान में जो चीज लिखा है उसके बारे में पता करेंगे। और भाषा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत जब आजाद हो रहा था तो भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें क्या है कि पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन ये भाषा के कारण ही है। जब पश्चिम पाकिस्तान जो है उर्दू बोलता था तो वो उर्दू को इम्पोज करने की भी कोशिश किया था, कहाँ पे, पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ के जो बंगाली लोग थे, बांग्ला भाषी लोग थे, उसका विरोध किया था। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन बना था पाकिस्तान का टूटना। तो यहाँ पे धर्म से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाई थी भाषा ने निभाई थी, और भाषा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज आप साउथ में भी चले जाओ, श्रीलंका में भी जो सिविल वॉर हो रहा है वो भाषाई के आधार पे है। तमिल और सिंहला सिंहला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया है, और तमिल वाले को, तमिल जो भाषाई को सेकेंड क्लास सिटीजन्स टाइप के ट्रीट किए। तो वहां पे भी गृह युद्ध हो गया था और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था। इसी कारण जब भारत आजाद होता है तो जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ये इस मामला को बहुत दिनों तक डालते रहे। और लेकिन जब आंध्र की बात हुई, आंध्र स्टेट बनने की बात हुई, ठीक है, मद्रास प्रोविंसेस से कट के, तो बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल में मर गए। तो वहां पे पहली बार जो 1955-56 में पहला राज्य आधारित, ये भाषा आधारित राज्य बनाया गया। और उसके बाद धर कमीशन बनाया गया, फिर फजल अगली कमीशन बनाया गया। तो उन्होंने भी कहा कि वन ऑफ द पैरामीटर है भाषा के आधार पर राज्य बनाना, लेकिन एक मात्र पैरामीटर नहीं है, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखा जाएगा। तो इसी के बाद लगभग 14 भाषाएं को के आधार पे बनाया, शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये 14 लैंग्वेज अब 22 लैंग्वेज हो चुके हैं। तो 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज में रखा गया है, जो कि आप संविधान के जो 8वीं सूची है, 8th शेड्यूल है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो 22 जो लैंग्वेज कौन कौन सा है, ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और आ जाता है। तो 22 लैंग्वेज कौन से हैं एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। तो अगर हम अपने प्यारा भारत को देखें तो सबसे पहला आपको याद कर रखना है, 22 लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप स्टार्ट अल्फाबेट से करते हैं, ठीक है ना, ABCD से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट जो भाषा आपको नजर आएगी वो आएगी असमीस। असमीस रहेंगे पहला, ठीक। दूसरा में आपका हो जाएगा बंगाली, तीसरा आपका ओडिया हो जाएगा। पहले ओरिया था, फिर बाद में ओडिया चेंज किया गया। फिर आपका चौथा आप बोल सकते हैं यहाँ पे तेलुगु, ठीक। उसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा तमिल। उसके बाद छठवां मलयालम। सातवां आपका है कन्नड़। उसके बाद आठवां हो जाएगा आपका मराठी। नौवां हो जाएगा आपका गुजराती।
10वां क्या राजस्थानी है क्या? नहीं है, राजस्थानी नहीं है। ठीक है, पंजाबी हो जाएगा 10वां। उसके बाद 11वां कश्मीरी। ठीक, उसके बाद 12वां आपका हिंदी, 13वां उर्दू और 14वां संस्कृत। तो मेजर 14 लैंग्वेज जो पहले थे। उसके बाद क्या किया गया? 21st 21वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में एक और भाषा जोड़ा गया जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधी। सिंधी बोलते हैं, सिंधी। उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 में वहां पे जोड़ा गया, 3 भाषाएं को जोड़ा गया। एक आपका जो कोंकणी हो गया, और नेपाली और मणिपुरी। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में फिर जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया बोडो डोंगरी, मैथिली और संताली। तो इस तरह से 14 + 1 + 3 + 4 लगभग 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में। और अभी रिसेंटली सरकार ने इस भाषा के सूची में, और भाषा का अभी हमारे संविधान में भाषा का जो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 343 में जो है हमारा जो भाषा होगा वो ऑफिशियल भाषा, राज्य भाषा क्या बोलेंगे? हिंदी होगा। और हिंदी के साथ साथ हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? अंग्रेजी का यूज कर सकते हैं। वैसे एक अनुच्छेद है 351 में, ये इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि जो हिंदी भाषा के लिए प्रमोशन के लिए बात किया गया है, देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा है उसको प्रमोशन की बात की गई है। तो ये भाषा से, और भाषा के रिलेटेड एक करंट अफेयर में भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज रहता है, वो है आपका क्लासिकल लैंग्वेज। अभी कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जो बहुत पुराने लैंग्वेज हैं उनको। और ये किसके द्वारा दिया गया है? आपको याद रखना, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। उसमें बहुत 4 इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं क्राइटेरिया रहता है। बहुत पुराना होना चाहिए, लगभग 2000 ईयर का हिस्ट्री होना चाहिए, उसका पुराना टेक्स्ट होना चाहिए, उसके लिटरेचर होना चाहिए, नॉलेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिकॉग्नाइज किया गया वो है तमिल। 2003 में रिकॉग्नाइज किया गया सबसे पुराना जो क्लासिकल लैंग्वेज में तमिल। और तमिल क्या है? दुनिया का सबसे पुराना लिविंग लैंग्वेज है, यानी कि अभी भी आम लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो संस्कृत उसके बाद रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, ये 2004 में रिकॉग्नाइज किया गया, संस्कृत रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक, और संस्कृत भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। और जो वेद है, जो प्राचीनतम संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद है 2008 या 9 में कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु को एक साथ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2013 में मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर 2014 में ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 में, ये याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत ये 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो अगला इंपॉर्टेंट इशू पे चलते हैं, वो है
एक योजना न्यूज में था, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पॉवर्टी फ्री विलेज एक स्कीम है, ठीक है, विलेज स्कीम, ये न्यूज में था। और एक इसलिए कि पॉवर्टी फ्री करना है, गरीबी वहां पे खत्म करना है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे, राजस्थान का था, राजस्थान का। और उसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे लगभग 21,000 रुपए, और लोन भी देंगे, विदाउट गारंटी लोन देंगे, पक्का हाउस जिसके पास नहीं है हाउस देंगे। और बहुत सारे जो स्कीम है उसको लिंक करके एग्जीक्यूट कराएंगे, और 1 लाख तक का भी स्पेंड किया जाएगा ईच बीपीएल फैमिली के। तो आपको ये बताना है कि ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज में था कि भारत का कौन सा राज्य का डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली पॉवर्टी फ्री हो गया है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको बोलते हैं उसके दर पे। तो वो क्या था, केरला था। आपको बताना है केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है हिमाचल प्रदेश से है, और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो आधार फेस रिकॉग्निशन के थ्रू राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। यानी कि पीडीएस सिस्टम हम लोग का होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जानते हो बहुत सारे एरर होते हैं, बहुत सारे लीकेज होते हैं, करप्शन होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहायता लिया जा रहा है, और जो फेशियल रिकॉग्निशन है, ठीक है ना, फेस रिकॉग्निशन और आपका आधार का यूज करके वहां पे आपको डिलीवरी कर रहे हैं, सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है हवाई से है। हवाई कहाँ का है, हवाई एक आइलैंड है किसका, पैसिफिक में, अमेरिका का। वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है, माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसको डॉक्टर कीलिंग के द्वारा इसको बनाया गया था, और उनके ऑनर में एक कीलिंग कर्व बनता है, जो क्या करता है, कीलिंग कर्व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मेजर करता है। और उससे हम लोग पता करते थे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, और क्लाइमेट चेंज का पूरा रिसर्च होता था कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, घट रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। तो उसका एक ऑब्जर्वेटरी था। बट अभी जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और ट्रंप क्या है, एक पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर से करवाना चाहते हैं, मेक इन अमेरिका करना चाहते हैं। उसके बाद अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स को सहूलियत दे दी है अभी बिल भी। तो उसमें क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल बेस्ड पावर प्लांट वगैरह, सबको आजादी दे दी है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके अनुसार क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कोई मीथ है एक तरह से, ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये कर रहा है, नजरअंदाज कर रहे हैं, इकोनॉमिक परसूट के लिए क्लाइमेट चेंज को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेटरी के लिए फंड ही नहीं दे रहे हैं, फंड नहीं देगा तो क्या है कि कोई नया अच्छा रिसर्च ही नहीं आएगा, तो उसके बाद उसका वैल्यू बिना साइंटिफिक एविडेंस से कोई भी डिबेट और डिस्कशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है भारत इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। ये कहाँ पे, IISc बेंगलोर, ठीक है। और इसमें क्या है कि एजिंग का जो एजिंग है, एजिंग कैसे हो रहा है, या फिर एजिंग को कैसे करके बढ़ाया जा सकता है, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे बढ़ाया जाता है, उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो ये भारत का जो फुल फॉर्म है, बायो मेकर ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी ट्रांजिशन बोला गया है। और इसमें क्या है कि एक मैपिंग किया जा रहा है, फिजियोलॉजिकल मैपिंग किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि आपका शरीर के हर चीज को, एंजाइम्स, जीन्स, हार्मोन्स, तो एक तरह से जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरा सब चीज को स्टडी किया जा रहा है। और हमारा जो हेल्थ है, हेल्थी बॉडी को और कितना दिन तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में किया जा रहा है। और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं इसमें बहुत ब्रेक थ्रू भी हासिल कर रहे हैं, और लग रहा है जिस हिसाब से साइंस आगे जा रहा है हेल्थ के क्षेत्र में, तो जिसके पास पैसा रहेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है, ठीक है ना, वहां पे 100+ एज भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक शहर का नाम सुने हैं,
ओकिनावा, ओकिनावा का स्कूटर भी आता है। तो ओकिनावा एक शहर है जापान का जिसमें बहुत सबसे ज्यादा 100+ लोग रहते हैं, ठीक है। शायद पूरा विलेज 100+ रहता है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन ओकिनावा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा 100+ जीने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे बैलेंस लाइफ है, प्लस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है इस व्यक्तित्व है, और वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत क्या है, एक पहले आईएएस थे, उसके बाद इनक्रेडिबल केरला, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। उसके बाद फिर सीईओ बनते हैं, नीति आयोग के सीईओ बनते हैं, और उसमें भी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के बहुत इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा प्रमोट किए हैं। उसके बाद G20 जब हुआ था इंडिया में, तो उसका ऑर्गेनाइजर थे सेफ्रा जिसको बोलते हैं, वो थे। अब रिटायरमेंट हो गए हैं, और अभी ये इंडिगो इंडिगो में अब कार्य कर रहे हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं अभी इंडिगो से। तो इसलिए अमिताभ कांत न्यूज में थे, तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो है हमारे जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो आपको पता है एक्सियोम मिशन के थ्रू ये भारत का सेकेंड व्यक्ति है राजकेश शर्मा के बाद जो स्पेस में गए हैं। तो उन्होंने बढ़िया स्पेस का जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बहुत प्यारी पिक्चर खींची है, सेल्फी खींची है। साथ में अभी इसरो के चेयरमैन से भी उन्होंने बात की है। तो ये हमारे लिए गर्व का पल है और बढ़िया है कि हम जितना जल्दी हो सके अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना सकें। और जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, हम भी मंगलयान के थ्रू हम भी अपने दम से स्पेस में छोड़ सकें, स्पेस जाके आ सकें। और स्पेस टूरिज्म भी बहुत बड़ा सेक्टर फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि आपको पता है इसरो हो गया, जो स्पेस एक्स है वो स्पेस एडवेंचर की बात कर रहा है, वैसे ब्लू ओरिजिन है। तो स्पेस भी एक ऐसा फील्ड हो रहा है जहाँ पे टूरिज्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का एक जगह बनते जा रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है दीपिका पादुकोण को पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई है दीपिका पादुकोण, जिसको हॉलीवुड की जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार अवार्ड मिलेगा, और या सूची में जुड़ गई है। तो ये पहली इंडियन एक्ट्रेस है। क्यों? इसका कंट्रीब्यूशन इसमें फिल्म इंडस्ट्री में और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जानते हैं कि इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर बनते जा रहा है। इसके साथ ही नेम फेम के साथ बहुत सारे आप आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं इसके थ्रू। एक तरह का एक सॉफ्ट पावर रहता है मीडिया और इंटरटेनमेंट के थ्रू अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। तो इसके लिए यहाँ पे मिला है ये अवार्ड। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है, अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी था, एक शब्द था गिरमित्यास, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आ सकता है, इतिहास का क्वेश्चन आ सकता है, गिरमित्यास किसको बोलते हैं। तो जब ये गिरमित्यास शब्द किसके लिए है, एक बंधुआ मजदूर के लिए है जो इंडेंजर लेबर थे उसके लिए था, ठीक है। ये नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड था उतना टाइम, क्योंकि जब 1833 की बात करेंगे तो ब्रिटिश अंपायर ने क्या किया था, स्लेवरी को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो स्लेवरी को खत्म कर दिया था, तो क्या है कि अब उनको लेबर की जरूरत पड़ी। तो लेबर की जरूरत पड़ी तो वो क्या किया, पहले अफ्रीका से लेबर लेके जाते थे, तो अब इंडिया से भी, इंडिया के बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बंगाल रीजन, उड़ीसा रीजन, जब वहां तब तो तीनों एक ही रीजन में आते थे। तो ये इस एरिया से जो ईस्टर्न पार्ट है वहां से जो मजदूर को लेके जाते थे उसको गिरमिटियास कहते थे। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इंडेंजर्ड लेबर थे। लेकिन मोदी जी ने कहा है, जैसे कि टोबैको गए थे तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर थी कमला प्रसाद थी, जो एक टाइम में इंडेंजर्ड लेबर के रूप में आई थी, लेकिन आज पूरा एक नए कंट्री को संभाल रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा न्यूज में था। अगला, इस तरह से हम लोग ने आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म किया, और जय हिंद।